अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के हवाले से। बॉन्ड्स की बुनियादी तौर पे आपने अब तक मैट्रिक लेवल पे भी 3 किस्में पढ़ी होंगी: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उनमें से जो पहली टाइप है आयनिक बॉन्ड, आज उस पे हमारी बात जो है वो होगी। आयनिक बॉन्ड होता क्या है, सबसे पहले तो उसको डिफाइन किया गया है। आयनिक बॉन्ड से मुराद ये है, ये लीवस नामी साइंटिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं। लीवस के नज़रिए के मुताबिक आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो दो एटमों के दरमियान बनता है। कब? कि जब किसी लो आयोनाइजेशन एनर्जी रखने वाले एटम की तरफ से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएं किसी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखने वाले एटम की तरफ, तो उस बॉन्ड को हम साइंस की ज़ुबान में आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लो आयोनाइजेशन एनर्जी रखने वाले एटम की तरफ से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हो जाएं, कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएं, किधर को? किसी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखने वाले एटम की तरफ, तो उस कंप्लीट ट्रांसफ़र के नतीजे में बनने वाला बॉन्ड साइंस की ज़ुबान में आयनिक बॉन्ड जो है वो कहलाता है। अब आपको पहले ज़रा यहाँ थोड़ी सी एक बात समझनी है कि ये जो लो आयोनाइजेशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाली बात यहाँ पे की गई है, ये क्यों की गई है? असल में जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन देने हैं उसको उसने कहा है कि वो लो आयोनाइजेशन एनर्जी रखने वाला होगा, क्योंकि अगर वो लो आयोनाइजेशन एनर्जी रखने वाला होगा तो उसके अंदर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होगी। और जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं, गेन करने हैं, वो हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखने वाला इसलिए होगा कि जो हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखने वाले एटम्स होते हैं वो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा रखते हैं। तो इसलिए लो आयोनाइजेशन एनर्जी रखने वाला एटम चूंकि टेंडेंसी टू डोनेट रखता है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन देगा, ट्रांसफ़र करेगा किसको? हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखने वाले एटम को, क्योंकि उसके अंदर टेंडेंसी टू गेन ज़्यादा होती है। तो इसलिए टेंडेंसी टू डोनेट से टेंडेंसी टू गेन रखने वाले एटम की तरफ समझ लें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने हैं एक या एक से ज़्यादा। दूसरी बात साथ ये याद रखनी है कि जिनमें टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन होगी वो असल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट साइंस की ज़ुबान में कहलाते हैं। ये टर्म्स भी आपको हर वक्त याद रहनी चाहिए। और जिनके अंदर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन होती है वो असल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ समझें कि इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली होनी है। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जिनमें टेंडेंसी टू डोनेट होती है वो असल में हाई एनर्जी स्टेट में पाए जाते हैं, और जिनमें टेंडेंसी टू गेन होती है यानी कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो लो एनर्जी स्टेट में होते हैं। इसका मतलब आप इससे यूं भी समझ सकते हैं कि ये हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होनी है, और इस तरह बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड जो है वो कहलाता है। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों एटम्स का, ये एनर्जी डिफरेंस ही आपकी बुक में उसने लिखा है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र का, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ। अब एग्जाम्पल उसने फिर दी है कि मिसाल के तौर पर हम पोटेशियम क्लोराइड या KCl जो है उसके बनने का जो प्रोसेस है उसको हम ज़रा स्टडी करते हैं। पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में उसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में है, ये इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर सकता है अपने आउटर मोस्ट शेल का, और वो पोटेशियम आयन बनाने का रुझान जो है वो शो करता है। तो लिहाजा पोटेशियम अगर अपने वैलेंस शेल का ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि इस आखिरी 4s1 ऑर्बिटल के अंदर होता है, यही इलेक्ट्रॉन इस 4s1 के अंदर होता है, अगर पोटेशियम अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और 288 वाली कन्फिग्रेशन हासिल कर ले
और ये 288 वाली कन्फिग्रेशन असल में वही है जो कि पीरियोडिक टेबल में उसके करीब तरीन वाकया आर्गॉन की होती है। तो समझ लें कि वो अपने करीब तरीन वाकया आर्गॉन जैसी कन्फिग्रेशन कर लेगा अपने वैलेंस शेल का ये इलेक्ट्रॉन लूज करके, और ये 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये 3p6 तक उसकी कन्फिग्रेशन पीछे बाकी रहेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, और ये 4s वाला जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था वो उसने लूज कर दिया। तो इस तरह वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इस मकसद के लिए 419 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसके वैलेंस शेल का ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ये याद रहे कि उसने खुद इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए 419 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और वो आपको पता है कि तारीफ की रूह से आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो फिर वो कहते हैं जी कि आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पोटेशियम का जो एटम है वो अपने नियरेस्ट यानी करीब तरीन वाकया आर्गॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेता है। ये 288 जो है ये आर्गॉन जैसी कन्फिग्रेशन है, तो ये आर्गॉन जैसी कन्फिग्रेशन वो हासिल कर लेगा। दूसरी तरफ उसके साथ दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन का। क्लोरीन की कन्फिग्रेशन ये है कि 17 उसका एटॉमिक नंबर है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। यही पोटेशियम का छोड़ा हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन अपने वैलेंस शेल के अंदर गेन कर ले, हासिल कर ले, तो क्लोरीन की कन्फिग्रेशन जो कि पहले 287 थी या 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 थी, तो ये 3p5 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम का छोड़ा हुआ जो है वो और दाखिल हो जाएगा, और 287 की बजाय कन्फिग्रेशन 288 हो जाएगी और उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। जिस तरह पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर +1 चार्ज आ गया था, इसी तरह क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर -1 चार्ज आ गया और 288 उसकी कन्फिग्रेशन होगी, और ये 3p5 की बजाय ये 3p6 बन गया। तो इस तरह उसकी कन्फिग्रेशन भी बिल्कुल पोटेशियम की तरह नियरेस्ट नोबल गैस यानी कि आर्गॉन जैसी कन्फिग्रेशन उसकी जो है वो बन जाती है। तो इस तरह क्लोरीन वो कहता है कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह की है वो पोटेशियम का छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन हासिल करता है और अपनी कन्फिग्रेशन को नियरेस्ट नोबल गैस यानी आर्गॉन जैसी कर लेता है, और 288 उसकी भी कन्फिग्रेशन हो जाती। लेकिन जब उसके वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा क्लोरीन के, तो 349 किलो जॉल एनर्जी के करीब एनर्जी जो है वो खारिज होती है। ये 348.6 एग्जैक्ट होती है, लेकिन बहरहाल हम उसको 349 ही कह देते हैं। तो इतनी एनर्जी जो है वो खारिज होनी है, और अगर आपको याद हो तो ये तारीफ की रूह से 349 जो है ये उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी है जो 349 किलो जॉल एनर्जी उसके वैलेंस शेल से खारिज होती। तो इस तरह जब पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन ये दो किस्म के आयन जो हैं वो वजूद में आते हैं, तो फिर ये दोनों आयन्स जो हैं ये ऑपोजिटली चार्ज पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन, इन्होंने फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए, या यूं कह लें कि ऑपोजिट चार्ज की वजह से आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है, और ये दोनों किस्म के आयन जो हैं वो एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए, और ये अपने आप को अरेंज करके तो बाकायदा KCl कंपाउंड बनाते हैं, और उसकी बाकायदा क्रिस्टल लेटस जो है वो डेवलप होती है। जब ये दोनों किस्म के आयन आपस में मुत्तहिद होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए बाकायदा एक क्रिस्टल लेटस बनती है। वेयर बुक में उसने लिखा है कि वेयर प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस आर पैक्ड टुगेदर, और उस क्रिस्टल लेटस के अंदर ये पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन जो हैं वो प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि एक ख़ास रेशो के साथ, एक ख़ास तनासब के साथ आपस में कंबाइन होके पूरी क्रिस्टल लेटस जो है वो डेवलप करते हैं, और जैसे कोई शय पैक की गई होती है इस तरह पैक्ड अंदाज में उसकी क्रिस्टल लेटस के अंदर वो मौजूद होते हैं। जब पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन इन्होंने आपस में मिलके KCl की क्रिस्टल लेटस डेवलप करनी है, तो उस अमल के दौरान बाकायदा क्रिस्टल लेटस डेवलप होते वक्त 690 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो इस अमल में खारिज होती है। और अगर आपको लेटस एनर्जी की डेफिनेशन याद हो
तो ये 690 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो इस अमल में खारिज होती है वो तारीफ की रूह से असल में लेटेस्ट एनर्जी कहलाती है KCl की, यानी इट इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो ये तो आयनिक बॉन्ड की डेवलपमेंट के हवाले से उसने आपको एक चीज समझाई है। अब उसके बाद इसी तरह वो कहता है कि ये सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड में ही ऐसा नहीं होता, और भी बहुत सारे यानी कि कंपाउंड जो हैं वो इस तरह बनते हैं। मसलन जैसे वो कहता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 1 है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह सारा, रुबिडियम, सीजियम वगैरह, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम, सीजियम, ये जो हैं इनको हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में गुड लूजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। गुड लूजर्स का मतलब है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में से लूज कर देते हैं, तो उनको हम गुड लूजर्स कहते हैं। और जबकि पीरियोडिक टेबल का ये तो ग्रुप 1A है, अगर पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 7 आप देखें जो कि हैलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, वैसे तो एस्टाटीन वगैरह नीचे होते हैं लेकिन वो रेडियो एक्टिव है इसलिए हम उसको शामिल नहीं करते। जो 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो 7वें ग्रुप वाले जो हैं उनको हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में गुड गेनर्स कहते हैं, यानी क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये ग्रुप 1A वालों के वैलेंस शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि 7A वालों के 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज कर सकते हैं ग्रुप 1A वाले, इसलिए इनको गुड लूजर्स कहते हैं। और ये जो 7A ग्रुप वाले हैं इनके वैलेंस शेल में 7-7 होते हैं, इनको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने 8 इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, इसलिए इनको गुड गेनर्स जो है वो कहा जाता है। तो लिहाजा 7A ग्रुप के एलिमेंट्स और 1A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान बड़े आराम से आयनिक नेचर का बॉन्ड जो है वो डेवलप हो सकता होता है। और बिल्कुल इसी पैटर्न पे वो कह रहा है कि ग्रुप 2A और ग्रुप 6A के एलिमेंट्स, अब मैं ग्रुप 2A के लिख देता हूँ आपको। 2A जो है वो इससे अगला ग्रुप है, ये ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम वगैरह। और इधर से जो छठा ग्रुप होता है वो इससे पिछला यानी हैलोजन से पिछला ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, टेलोरियम है वगैरह वगैरह। इनके वैलेंस शेल में 6-6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके वैलेंस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बड़ी आसानी से अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इसलिए ये भी समझें कि गुड लूजर्स कहलाएंगे। और ये 6 इलेक्ट्रॉनों की वजह से इनको 2-2 चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए ये भी गुड गेनर्स कहला सकते हैं। तो इनके दरमियान भी बड़े आराम से ही आयनिक नेचर का बॉन्ड जो है वो डेवलप हो सकता है। तो 2nd और 6th ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो भी आपस में इस तरह आयनिक नेचर का बॉन्ड जो है वो डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद वो नीचे मिसाल दे रहा है कि ज़्यादातर केसेस में जो फॉर्मेशन है डाई पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव आयंस की और इसी तरह डाई नेगेटिव आयंस वगैरह की, वो इसी तरह इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके ही होती है। डाई पॉजिटिव का मतलब होता है यानी +2 चार्ज वाले आयंस भी इसी तरह बन सकते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके, या +3 चार्ज वाले जिनको ट्राई पॉजिटिव कहते हैं वो भी इसी तरह इलेक्ट्रॉन लूज करके बनते हैं, या फिर -2 चार्ज वाले जिनको डाई नेगेटिव या -3 चार्ज वाले जिनको ट्राई नेगेटिव कहते हैं वो भी इसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन करके ही बनते हैं। मसलन उसने मिसाल दी है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, ये उसकी कन्फिग्रेशन है, इसके वैलेंस शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको अगर ये लूज कर दे तो +2 चार्ज आ जाएगा और कन्फिग्रेशन 288 रह जाएगी और ये डाई पॉजिटिव आयन इस तरह बन जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करके। इसी तरह एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 अगर वो लूज कर दे तो इस पे +3 चार्ज आ जाएगा और ये 28 इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी, तो ये ट्राई पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएं ये डाई नेगेटिव आयन बन जाएगा, कन्फिग्रेशन 28 हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इसी तरह सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो ये सल्फाइड आयन बन जाएगा, कन्फिग्रेशन इसकी भी 288 हो जाएगी, ये डाई नेगेटिव आयन बन गया, ये भी डाई नेगेटिव बन गया, ये डाई पॉजिटिव था, ये भी ट्राई पॉजिटिव है। तो इस तरह कैटाइन और एनाइन वगैरह बनते रहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड बनता है
तो कैल्शियम और ऑक्साइड आयंस ये दोनों जो हैं ये आपस में 1:1 की रेशो से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वजूद में आता है। क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है इसलिए 1:1 की रेशो का मतलब है कि एक कैल्शियम के मुकाबले में एक ऑक्साइड आयन अगर आ जाए तो दोनों आपस में मिलके कैल्शियम ऑक्साइड बना देंगे, लिहाजा CaO इसका फार्मूला होगा। इसी तरह अगर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो तो आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 है। तो अगर इनका फार्मूला देखा जाए तो फार्मूला बनता है Al2O3। वो क्यों? वो इसलिए कि एल्यूमिनियम के 2 आयंस के मुकाबले में ऑक्सीजन के 3 आयंस होंगे तो चार्ज बैलेंस होगा, लिहाजा ये 2:3 की रेशो से आपस में कंबाइन होंगे। क्योंकि +3 चार्ज है एक एल्यूमिनियम पे, तो अगर 2 एल्यूमिनियम चार्ज आयन हम लें तो +3 और +3 +6 हो जाएगा, और इस पे -2 है तो -2 -2 -2 तो फिर ये -6 होगा। इसका मतलब एल्यूमिनियम के 2 आयंस पे मिला के +6 चार्ज बनेगा और ऑक्सीजन के 3 आयंस का मिला के -6 बनेगा, तो +6 और -6 फिर बैलेंस हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने अगर आपस में कंबाइन होना है तो ये 2 और 3 की रेशो से कंबाइन होंगे, इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला Al2O3 जो है वो बनता है। और इसी तरह कैल्शियम और सल्फर आपस में मिलें तो कैल्शियम सल्फाइड जो है वो बनता है, सॉरी CaS जिसको हम कहते हैं, तो उसमें भी इसी तरह है कि कैल्शियम पे +2 और सल्फर पे -2 होता है, तो 1:1 की रेशो से दोनों आपस में कंबाइन होके कैल्शियम सल्फाइड जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद आगे ये एक और छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें वो कहता है कि द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कैटाइंस एंड एनाइंस आर कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, कि ये जो इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है वो आयनिक कंपाउंड्स भी हम उनको कहते हैं और हम उनको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। एंड देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन एंड एनाइंस इन दीज कंपाउंड्स, और इन कंपाउंड्स के अंदर कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पाई जाती है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ जो है उसका जो पहला फिक्रा है वो फिक्रा एक शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी हो सकता है कि क्राइटेरिया ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बॉन्ड, कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का निज़ाम है, क्राइटेरिया का मतलब है निज़ाम, तरीकाकार, कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला सिस्टम है ये आपकी हेल्प करता है बॉन्ड की नेचर को समझने के लिए भी। ये बिल्कुल वही बात है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक में भी हमने पढ़ी थी कि अगर 1.7 या उससे ज़्यादा का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान होगा तो वो बॉन्ड जो है वो आयनिक नेचर का ज़्यादा समझा जाएगा, और अगर 1.7 से कम का फ़र्क होगा तो वो फिर ज़्यादा कोवलेंट नेचर का बॉन्ड जो है वो समझा जाएगा। तो ये उसी रेफरेंस में आपको वो यहाँ पे बयान करने लगा है कि इन ऑर्डर टू डिसाइड द परसेंटेज ऑफ आयनिक नेचर इन ए कंपाउंड, कि किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कितने % आयनिक नेचर रखता होगा, इसका जो फैसला है उसके लिए इट इज़ बेटर टू नोट द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके लिए बेहतर ये है कि आप एटमों के दरमियान बनने वाले उस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों एटम्स का जो है वो पहले कैलकुलेट करें। तो जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि उसके अंदर ज़्यादा आयनिक नेचर होगी या कोवलेंट नेचर होगी। मिसाल के तौर पर वो बता रहा है कि अगर डिफरेंस 1.7 या उससे ज़्यादा का हो तो बॉन्ड जो है वो फिर आयनिक नेचर का होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो अगर 1.7 या उससे ज़्यादा का डिफरेंस होगा दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो वो ज़्यादा आयनिक नेचर का बॉन्ड समझा जाएगा। और अगर इस हिसाब से यानी मुख्तलिफ कंपाउंड्स को स्टडी किया जाए तो उसकी अब वो मिसाल दे रहा है कि मसलन सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड जो है जिसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस आपस में मिलते हैं तो इनमें यानी कि फिर 72% आयनिक नेचर आएगा बॉन्ड के अंदर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो सीजियम
और फ्लोराइड आयन के दरमियान यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से जो बनता है, तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा आयनिक नेचर का जो बॉन्ड है वो सीजियम फ्लोराइड का होगा और वो होता है 92% तक आयनिक। और आगे उसने क्लियरली लिखा है कि नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयनिक, यानी कोई बॉन्ड केमिस्ट्री में 100% आयनिक नहीं होता। इसका मतलब है कि वो जो डेफिनेशन के अंदर उसने बात बयान की थी ना कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू एन एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो कंप्लीट ट्रांसफर से भी मुराद यही ली जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 92% तक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मुंतकिल होता है। 100% यानी कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो कभी भी नहीं होती।